नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AK स्टडी में। आज हम करेंगे सोल्डरिंग के चैप्टर का सॉल्यूशन। एक एक प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, कॉमन टूल्स और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इत्यादि पे वीडियो बना चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाए और वो वीडियो ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हम यहाँ पर करेंगे मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ सोल्डरिंग। पहला क्वेश्चन आपका सामने ये है, किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता है। तो किरचॉफ का जो नियम है वो किसके साथ लागू नहीं होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, वितरित मानकों पर, लंप्ड मानकों को, निष्क्रिय तत्व और गैर रेखीय प्रतिरोध। तो आपका जो इसमें किरचॉफ का नियम है वो वितरित मानकों पर लागू नहीं होता है। आपका इसमें ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि जो वितरित मानक होते हैं इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, जो लागू होते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। तो इसलिए किरचॉफ का जो नियम है वो यहाँ लागू नहीं होता है। और जो लंप्ड पैरामीटर होते हैं, लंप्ड मानकों को, ये वो एलिमेंट होते हैं जिसमें RLC को गणितीय संक्रियाओं के लिए पृथक किया जा सके, वो लंप्ड एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। और जो निष्क्रिय तत्व होते हैं, निष्क्रिय तत्व ये जो होते हैं, या वह तत्व होते हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं बट अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते। जैसे आपका हो गया रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यानी कि RLC ये जो है निष्क्रिय तत्व हैं। और इसके साथ साथ आता है आपका बल्ब, बल्ब भी होता है। और इसके साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी आपका होता है निष्क्रिय तत्व, ट्रांसफार्मर भी निष्क्रिय तत्व है। और गैर रेखीय प्रतिरोध क्या होते हैं? गैर रेखीय प्रतिरोध यानी कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वो गैर रेखीय कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा इसमें डायोड, डायोड जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये जो है गैर रेखीय प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, वितरित मानकों पर ओम किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। तो ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिक गुण हैं? किसी भी यंत्र या मशीन का गतिक गुण क्या है? तो वो हो जाएगा संवेदनशीलता, ये नहीं होता। सेंसिटिविटी, ये नहीं होता है, गलत हो जाएगा। पूर्व उत्पादकता, ये भी गलत है। मृत क्षेत्र, ऐसा कुछ नहीं है। तो तदुप्रता, तदुप्रता एक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिडेलिटी, इंग्लिश में कहते हैं फिडेलिटी कहते हैं, ये होता है फिडिलिटी। ठीक है। ये जो है गतिक गुण है। निम्न से किसी यंत्र के गतिक गुण होते हैं, उसकी फिडेलिटी होती है, उसकी गतिक गुण। नेक्स्ट चलते हैं, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, अब इसका प्रतिरोध क्या है? कोई तार है, उसका प्रतिरोध कितना है? R ओम, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जो प्रतिरोध होता है यानी कि R बराबर होता है, वो होता है ρL/A। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिरोध ज्ञात करने का। इसमें पूछा गया है, अगर किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी है, दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध, जब लंबाई को हम दुगना करेंगे, लंबाई इतना है, जब इसको हम 2 गुना करेंगे, ये आपका हो जाएगा इधर से पतला हो जाएगा। ठीक है। जो पतला हो जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है। जब ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। प्रतिरोध 2 गुना के बजाय 4 गुना हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 4R यानी कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का फार्मूला वही रहेगा, प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। केवल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो केवल क्रॉस सेक्शन एरिया पर नहीं, लंबाई पर भी निर्भर करता। तो A और L यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया
और लंबाई दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका जो राइट हो जाएगा लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है टाका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग क्या होता है। जब टाका लगाते हैं हम सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग क्या हो, जो फ्लक्स यूज करते हैं तो फ्लक्स का यूज क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो सतहों से ऑक्साइड को निकालना, जोड़ की शक्ति बढ़ाना, तापक्रम बढ़ाना, तापक्रम कम करना। इसमें आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कि सतह से ऑक्साइड को निकालना। ये आपका जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होता है टाका लगाने की जो प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग सतहों से ऑक्साइड को निकालना होता है। सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक जो है संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है या चूड़ अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार के सहायक होता है। जैसे कैसे होता सहायक ये, तो यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है। नंबर एक जो है या जो है जोड़ी जाने वाली जो सतह है उसको ऑक्सीजन से बचाती है। दूसरा क्या है, ये दूसरा क्या हो जाएगा, या जोड़ पर पिघलाए गए शोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करती है। जो शोल्डर जब हम उस पर पिघलाते हैं तो जो ताकि वो बह न पाए, शोल्डर उसी जगह रहे जहाँ पर हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तो इसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका इसमें कि यह शोल्डर के शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है और उष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। यानी कि जब शोल्डर हम वहाँ पर पिघलाते हैं तो वह पिघलने में भी सहायक होता है और वहाँ तक जोड़े जाने वाली जो सतह होती है, यानी कि जिसे हम जहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ भी वो जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पहुँचाने में सहायक होती है। तो ये हो गया सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा पीतल। पीतल जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ब्रेजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेजिंग में पीतल का टाका लगाया जाता है और इसमें लोहे की धातु को पिघलाया नहीं जाता, ठीक है, जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता, पीतल का टाका लगाया जाता है। यह क्रिया जो है ब्लो लैंप, वेल्डिंग, टार्च आदि से की जाती है। तो ब्रेजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डरिंग द्वारा तैयार किए गए जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है आपकी ओम मीटर, यानी कि ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसके आपका। नेक्स्ट है जोड़ों पर टाका सोल्डरिंग लगाने का क्या प्रयोजन है। सोल्डरिंग लगाने का प्रयोजन क्या है, उसमें फ्लक्स का उसमें पूछा गया था फ्लक्स का प्रयोजन क्या होता है, फ्लक्स का कार्य क्या होता है, उपयोग क्या होता है। इसमें आपका सोल्डरिंग लगाने का प्रयोजन क्या है, तो सुचालकता बढ़ाना, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, तन्यता बढ़ाना, संपीड़न शक्ति बढ़ाना। तो सोल्डरिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना, यानी कि उसको मजबूती प्रदान करना। तो बी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, विशुद्ध यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है, धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। धारा जो है वोल्टेज के साथ फेज में रहती है, तो क्या होता है ये आपका सही है। अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो इसमें क्या होती है, धारा जो है आपका वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। धारा वोल्टेज के 90 अंश पश्च होती है। ये कब होती है, धारा जो है वोल्टेज के साथ 90 अंश पश्च कब होती है, पीछे कब होती है, ये होती है इंडक्टर के केस में। ये आपका हो जाएगा इंडक्टर के केस में, सीधे आप कह सकते हैं यल, यानी कि इंडक्टर के केस में। धारा वोल्टेज के 90 अंश अग्र कब होती है, ये आपका होती है कैपेसिटर के केस में। और पावर फैक्टर क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है इसमें आपका हो जाएगा 0, ठीक है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर 0 होता है और रेजिस्टिव परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नरम सोल्डर किस तापमान पर की जाती है। नरम सोल्डर किस तापमान पर की जाती है, ये जो होती है
ये आपका 450 डिग्री सेल्सियस से कम, ये जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर नरम सोल्डरिंग की जाती है, और 450 से ऊपर जो होती है वो होती है आपकी हार्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, एक नरम एक हार्ड। नेक्स्ट है सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है। सोल्डरिंग करने से पहले क्या किया जाता है? तो सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है टिनिंग। टिनिंग जो है, इसके बाद फ्लक्स का प्रयोग, फिर टैकिंग, उसके बाद फ्लोटिंग कराया जाता है। तो सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वो होता है टिनिंग। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? इसमें आपका जो हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध को ओम मीटर से दर्शाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? इनमें से क्या है जिसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तो रजत यानी कि सिल्वर, सिल्वर का ताप गुणांक क्या होता है? ये होता है धनात्मक। यानी कि अगर आप इसमें क्या है, अगर आप जो है प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। तांबा के केस में भी वही होता है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, और एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, यानी कि ये तीनों कंडक्टर है। और सिलिकॉन क्या है? ये क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक है आपका, यानी कि सिल्वर और कॉपर और एल्युमिनियम ये सब चालक हैं। और इन चालक के केस में क्या होता है, जब आप इनका प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इनका तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि धनात्मक, यानी कि ये जो है धनात्मक ताप गुणांक की जो है, इनका जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। और ऋणात्मक ताप गुणांक की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है सेमी कंडक्टर यानी कि सिलिकॉन में। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो होता है ये होता है आपका टिन और सीसा, यानी कि टिन और सीसा का मिश्र धातु हो जाएगा। इसमें आपका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सोल्डर जो है टिन और सीसे का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है किस पर? ओम का नियम कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? तो रेक्टिफायर युक्त के लिए, बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर युक्त के लिए ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें बाकी सब जो है गलत हो जाएंगे, जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो ओम है, जर्मन भौतिक तकनीक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ये जो है 1827 में ये नियम प्रतिपादित किया था, ओम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी रेक्टिफायर युक्त के लिए किया जा सकता है। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन सा है? वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु क्या है? ठीक है, इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर यूरेका। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु होती है वो यूरेका होती है, जिसमें क्या होता है कि 40% निकल और कॉपर जो की मात्रा जो होती है वो 60% होती है, कॉपर की मात्रा। तो इसमें क्या होता है 60% कॉपर और 40% निकल से बनी मिश्र धातु होती है, तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वो अधिक ऊष्मा ना पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक विद्युत सोल्डर आयरन की ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है और यदि इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें से प्रवाहित धारा क्या होगी? इसमें पूछ क्या रहा है? धारा पूछ रहा है। तो धारा यानी कि I बराबर होता है V/R, यानी कि वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है। ठीक है,
अगर शॉर्ट में हम बात करेंगे तो I बराबर होता है V/R। ठीक, तो ये V का मान कितना है 240। ठीक है, और ये ओम यानी कि R का मान कितना है 80। ठीक, इसके बाद हम यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 त्रिक 24 यानी कि यहाँ से आ गया 3 ओम। ठीक है, 3R। तो ये क्या होगा, धारा का जो मान हो जाएगा वो 3 एम्पीयर हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत आवेशों के बीच के लिए कूलाम का नियम किसके काफ़ी अनुरूप होता है। जो कूलाम का नियम होता है वो किसके लगभग बराबर होता है, किसके समान होता है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो कूलाम आवेश का नियम होता है, यानी कि जो आवेश का नियम होता है F बराबर होता है Q1 Q2/R²। ठीक, ये आपका कूलाम का नियम है। ठीक है, अब इसमें और क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण, ये पहले आप ये जान लीजिए, जो कूलाम का नियम है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुरूप होता है, काफ़ी अनुरूप होता है। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है न्यूटन का, वो होता है आपका, इसे F बराबर हो गया m1 m2। ठीक है, R²। ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक दो पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है इसके बीच मापी जाती है। ठीक, और जो आवेश का होता है F बराबर Q1 Q2/R²। दो आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वो जो है उसके मतलब बराबर मापी जाती है। ठीक, इसमें आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा क्या होगी। तो इसमें भी आपकी धारा के बारे में पूछा गया है। इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस ये लग गया, एक रेजिस्टेंस ये लग गया। ठीक, इसमें क्या है 18 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, ये जो दोनों सीरीज में जुड़े हैं 3 ओम और 6 ओम। ठीक, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है RT बराबर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 + R2 + R3। इससे ज़्यादा भी है तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका R1 + R2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 + 3 ये हो जाएगा 9, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा RT बराबर ये हो जाएगा 9 ओम। ठीक, इसके बाद बैटरी जो है 18 वोल्ट की लगी है। ठीक, अब इस सर्किट से गुजरने वाली जो धारा है I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना 18, R का मतलब हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ था वो हो जाएगा 9। इसमें काट देंगे तो 2 एम्पीयर आ जाएगा आपका करंट। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो 2 एम्पीयर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 10 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, इसमें क्या है, एक यहाँ पे। ठीक है, ये 10 ओम, एक 10 ओम। ठीक है, ये जो है आपके समांतर में जुड़ गए हैं। ठीक, यहाँ पर वोल्टेज हो गया, समांतर में जुड़ गए हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध ही पूछ रहा है। इसमें आपका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसमें क्या फार्मूला क्या होता है, अगर दो समांतर में है तो इसका फार्मूला होता है आप एक R1 × R2। ठीक, फिर R1 + R2, ये आपका फार्मूला समांतर में अगर है, दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो R1 का कितना मान है 10 ओम। ठीक है, 10 × 10। ठीक, इसके बाद यहाँ करेंगे 10 + 10। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20। ठीक, इसको काट देंगे 5 ओम आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आप सीधे समझ सकते हैं, अगर समांतर में दो प्रतिरोध समान रूप से लगे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अगर 10 ओम है तो 5 ओम हो जाएगा, सीधे जानिए। ठीक है, अगर 20 ओम है तो 10 ओम हो जाएगा। ये जो है शॉर्ट तरीका है निकालने का। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये होती है ओम। ठीक, ओम जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और वाट जो है ये होती है पावर की इकाई। ठीक, एम्पियर किसकी इकाई है, ये होती है धारा की इकाई।
और कूलाम किसकी इकाई है? आवेश की इकाई होती है कूलाम। नेक्स्ट चलते हैं, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? चालक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि R बराबर होता है रो L अपान A, ठीक है। अगर ये आप R बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो L भी बढ़ेगा, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है L समानुपाती होता है R के, ठीक। या फिर यूँ कह सकते हैं R जो समानुपाती होता है L के, ठीक। अगर आप लंबाई दुगनी कर रहे हैं तो अगर आप प्रतिरोध दुगनी कर रहे हैं तो लंबाई भी दुगना हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उल्टा वो कहलाता है आपका प्रवेश्यता, यानी कि ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जो है वो प्रवेश्यता कहलाता है। तो प्रतिबाधा को आइडेंटिफाई करते हैं जेड से, ठीक। जेड बराबर होता है 1/y। y जो है ये होती है आपकी प्रवेश्यता, ठीक है। और अगर प्रवेश्यता पूछता है प्रवेश्यता का व्युत्क्रम क्या होता है तो आप बता सकते हैं प्रतिबाधा 1/z, ये हो जाएगा प्रवेश्यता का व्युत्क्रम। नेक्स्ट चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका तापमान क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका तापमान में क्या इफेक्ट पहुंचता है, ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा तापमान बढ़ जाएगा, ठीक। चालक के केस में तापमान बढ़ता है, धारा प्रवाहित करने पर जो है तापमान बढ़ जाता है, ठीक। और अर्धचालक के केस में तापमान बहुत अधिक बढ़ता है, जिसके लिए जो है उसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, वो जो होता है आपका सेमीकंडक्टर जो होता है, ये जो है अर्धचालक होते हैं। उनका जब तापमान बढ़ाते हैं तो ये क्या है, चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ठीक। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो है इसमें I²R जो है लॉसेस होते हैं चालक में, इसलिए इससे उष्मा उत्पन्न होती है जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। और इसका जो उपयोग होता है हम आयरन, विद्युत इस्त्री, ठीक है, हीटर इत्यादि में यूज कर लेते हैं, ठीक। दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।